बच्चों, आज हम कोशिका का संरचनात्मक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या है, उसकी संरचना किस प्रकार की है और उसके संगठन क्या है, इनके बारे में अध्ययन करना ही कहलाता है कोशिका का संरचनात्मक संगठन। बच्चों, जिस प्रकार एक मकान जो है कई सारे ईंटों से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थात मकान की जो इकाई होती है वो ईंट होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव का शरीर जो है असंख्य छोटे छोटे इकाइयों से या संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक द्वारा कोशिका की खोज सन 1665 में किया गया था। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक द्वारा कोशिका को खोजा गया। इनके द्वारा इस कोशिका को एक नाम दिया गया, इंग्लिश में सेल। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सेला। सेला अर्थात कंपार्टमेंट या इसी को कहते हैं कोष्ठ। कोशिका का जो इतिहास है वो माइक्रोस्कोप के या सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार पर आधारित है। जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ उसके पश्चात ही कोशिका का खोज हुआ। ये कोशिका के खोज इनके रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। इनके द्वारा एक कोशिका माइक्रोस्कोप की खोज के पश्चात जब इनके द्वारा कुछ वस्तुओं को जो है परीक्षण किया जा रहा था तो उनको एक स्लाइड में जो है असंख्य छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए। उन्हीं कोष्ठ को उनके द्वारा सेला का नाम दिया गया। बाद में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक द्वारा कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक का खोज किया गया, अर्थात केंद्रक की खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन और कोशिका के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। अब हम जो है असंख्य छोटे छोटे कोशिकाओं से परिचित हैं, जैसे आप अमीबा के बारे में पढ़े हैं, पैरामीशियम के बारे में पढ़े हैं, इसी प्रकार यूग्लिना है। ये सभी जीवों का जो शरीर है वो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थात उनके शरीर जो है कोशिका स्तर के होते हैं, अर्थात उनके पूरे शरीर में एक ही कोशिका पाया जाता है। अब चलिए हम देखते हैं कोशिका की परिभाषा क्या होगी। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिका को जो है परिभाषित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि कोशिका एक ऐसा इकाई है जिसका आज तक वैज्ञानिकों द्वारा एक उपयुक्त जो है परिभाषा नहीं दिया गया। फिर भी हम कोशिका को परिभाषित कर सकते हैं कि कोशिका जो है समस्त जीवों के आधारी लक्षणों पर आधारित और जैविक क्रियाओं का वह सूक्ष्मतम इकाई होता है जो एक प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है और जिसमें स्वयं प्रजनन की क्षमता पाया जाता है, अर्थात जीवों के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थात उनकी इकाई जो है कोशिका है और उनके शरीर में जितने भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं वो जैविक क्रियाएं उसी कोशिका के अंदर होने के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं। इसलिए इसको जीवों के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा गया। इसी प्रकार कोशिका को जो है और भी परिभाषित किया गया कि प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जो किसी जीव के उसके मूल संरचना को प्रदर्शित करता है, जिसमें स्वगुणन की क्षमता पाया जाता है, जिसको अलग से रख दिया जाए तो स्वविभाजित होकर अपने समान नई कोशिका उत्पन्न कर नया संरचना उत्पन्न कर सकता है, उसे कोशिका कहते हैं।
ये तो हुई कोशिका की परिभाषा। अब हम देखते हैं कोशिका का आकार। कोशिका का आकार व आकृति। बच्चों, हमको मालूम है ये जो कोशिकाएं जो होती हैं वो एक आकार के नहीं होते, बल्कि उनका आकार जो है भिन्न भिन्न होता है। हम बहुत सारे आकृतियों से परिचित हैं, बहुत सारे आकार से परिचित हैं। जैसे कोशिकाएं जो है बेलनाकार भी हो सकती हैं, कोशिकाएं गोलाकार हो सकती हैं, कोशिकाएं जो है चपटे आकार में हो सकते हैं, कोशिकाएं जो है तरकू शेप्ड हो सकते हैं, या कुछ कोशिकाएं जो है अंडे के आकार के होते हैं। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं हैं जिनका आकार अलग अलग होता है। जैसे हमारा शरीर में पाए जाने वाला जो रक्त कोशिका है, उसकी जो आकृति होती है वो अंडेकार होती है, ओवल शेप्ड होती है। और हमें ये भी मालूम है कि कोशिका का जो आकार जो होता है, सभी जीवों में पाए जाने वाली कोशिका का जो आकार है वो एक समान कभी नहीं होता। किसी जीव का कोशिका का आकार सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, किसी का उससे बड़ा होता है। क्योंकि कोशिका एक बहुत सूक्ष्मतम इकाई है, इसलिए कोशिका को हम अपने नग्न आंखों से या खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए कोशिका को हम जिस यंत्र के द्वारा देखते हैं, उस यंत्र को ही हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब हम एक कोशिका की जो प्रकाश या फिर संयुक्त माइक्रोस्कोप के द्वारा जो संरचना दिया गया उसके बारे में देखें। उसमें कौन कौन सी संरचनाएं हमें दिखाई देती है। कोशिका की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी संरचना। यदि हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका की संरचना को देखना चाहें या कोशिका को देखना चाहें, तो उसमें ऐसे कौन कौन से उसके जो अंग हैं, उसके हिस्से हैं, उसके कोशिकांग हैं, वो हमें दिखाई देंगे। क्योंकि हमें मालूम है हम जो है 0.1 या 100 माइक्रोम्यू के से नीचे के जो वस्तुओं को अपनी नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया। उसमें एक सूक्ष्मदर्शी जो हमारे प्रयोगशाला में अक्सर जो होता है, हमारे स्कूलों में जो प्रयोगशाला में जो सूक्ष्मदर्शी उपलब्ध है, वो सूक्ष्मदर्शी कहलाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यदि हम किसी संरचना को देखें तो मात्र उसका एक बाह्य आवरण, किसी भी चीज का बाह्य आवरण दिखेगा और उसके अंदर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। उसके अलावा और उसको अधिक स्पष्ट किया जाना संभव नहीं है। फिर भी ये हमारे नेत्र से, हम खुली नेत्र से देख रहे हैं, उससे वो उसको 3000 एंगस्ट्रॉम बड़ा करके वो दिखा देता है, जिससे हमें महसूस हो जाता है कि वाकई में वहां पर कोई ऐसी संरचना उपलब्ध है, मौजूद है, जिसको हम उस स्लाइड में जो है देख रहे हैं। तो हम ये देखें कि एक कोशिका की जो संरचना है वो संयुक्त माइक्रोस्कोप में, मतलब उसकी कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देंगी। तो यदि हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से किसी कोशिका को देखें तो कोशिका के चारों ओर एक भित्ति दिखाई देती है या एक आवरण दिखाई देता है। यदि वो प्लांट सेल है तो सबसे बाहर होगा सेल वॉल, और यदि वो एनिमल सेल है तो उसके बाहर दिखाई देगा प्लाज्मा झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दो संरचनाएं सबसे पहले हमें दिखाई देंगे। पहला, यदि वो प्लांट सेल है या पादप कोशिका है तो सबसे बाहर एक आवरण दिखाई देगा सेल वॉल का, और दूसरा यदि वो जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका में उसके सबसे पहले बाहर परत दिखाई देगा प्लाज्मा झिल्ली, और जो पादप कोशिका है उसमें जो झिल्ली जो होता है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली जो होता है उसके अंदर सतह पे होता है। फिर हमको एक संरचना दिखाई देगा दोनों ही कोशिकाओं में।
इस संरचना में बहुत सारे फाइबर्स जो है बिखरे हुए दिखाई देंगे। इनको कोशिका का केंद्रक कहा जाता है या न्यूक्लियस कहा जाता है। इस केंद्रक के अंदर एक सूक्ष्म आकृति और दिखाई देती है जिसको केंद्रक का न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसके अलावा इस कोशिका के अंदर कुछ चमकीले द्रव्य दिखाई देते हैं। ये जो चमकीले द्रव्य जो हैं ये कहलाते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसी प्रकार इधर लिख लें साइटोप्लाज्म। इसी प्रकार केंद्रक के अंदर कुछ द्रव भरा हुआ होता है, वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। फिर कुछ और संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये संरचनाएं स्पष्ट नहीं होते, जिससे हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि उसके अंदर जो कोशिकांग है वो कोशिकाओं का क्या नाम है। जैसे कुछ जो है इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी प्रकार इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार दिखाई देंगे। और कुछ धागे ऊपर संरचनाएं दिखाई देंगे जिनको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी प्रकार इसमें भी होता है कुछ धागे नुमा नलिकानुमा संरचनाएं। ये नलिकानुमा संरचनाएं कहलाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा और कुछ सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देते हैं, जैसे केंद्रक के अंदर कुछ फाइबर्स या तंतुएं दिखाई देती हैं। ये तंतु या फाइबर जो है स्पष्ट नहीं हो पाते। तो ये जो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो हमारे प्रयोगशाला में पाए जाने वाले माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। कुल मिला के हम ये कहें कि ये जो कोशिका के जो आकार जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है। इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं और इन कोशिकांगों को आगे स्पष्ट रूप से देखने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा एक अगला माइक्रोस्कोप आविष्कार किया गया है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज हम जो संरचना पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में जो चित्र जो है प्रदर्शित किया जाता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा खींचा गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ी आकृति का मशीन होता है, सूक्ष्मदर्शी मशीन होता है, जिसमें किसी कोशिका के आकार को बहुत ज्यादा बढ़ाकर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसकी कोशिकांगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चूंकि हम यहाँ पर दो कोशिका देख लिए, एक है पादप कोशिका और दूसरा है जंतु कोशिका। ये दोनों कोशिकाओं में हमें क्या भिन्नता दिखाई दे रहा है, इसके बारे में देखें। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाले भित्ति और उसके कुछ कोशिकांगों के आधार पर कोशिका को जो है दो भागों में बांटा गया है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इनमें हमें अंतर करना है, दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो हम अंतर करने के लिए क्या कर दें, एक तरफ लिख दें आधार, फिर दूसरा लाइन में लिख दें पादप कोशिका और तीसरा में जंतु कोशिका। अब इसको क्रमबद्ध इसके आधार के आधार पर इसको अंतर करें तो हमारे लिए ये जो इनके अंतर के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत सरल हो जाता है। जैसे पहला आधार देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति
अभी हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी संरचना, मतलब कोशिका की जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो संरचना दिखाई देती है वो हमने बनाया था। हमें ये मिला कि जो पादप कोशिका होते हैं उनके चारों ओर एक भित्ति होता है, भित्ति पाया जाता है, उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा? पादप कोशिका में। तो इसमें लिख सकते हैं पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता। ये सबसे प्रमुख अंतर है। नहीं पाया जाता है इसका मतलब यह है कि जंतु कोशिका में ये जो इसका पूर्णतः अभाव होता है। दूसरा, हरित लवक आधार हो गया हरित लवक। हमें मालूम है कि पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इन दोनों की उपस्थिति के कारण ही जो पादप होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं और इन दोनों कोशिकांगों के अनुपस्थिति के कारण जो जंतु होते हैं वो विषम पोषी होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट हो गया स्वपोषी जीव किसको कहेंगे और विषम पोषी जीव किसे कहेंगे। इससे पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा है। वर्गीकरण में इन्हीं दो आधारों को जो है आधार बनाकर समस्त जीवों को जो है दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। दो जगतों में वर्गीकृत किया गया था। एक बनाया गया था पादप जगत और दूसरा बनाया गया था जंतु जगत। तो पादप जगत के जीव और जंतु जगत के जीव में मुख्य रूप से अंतर अगर कहा जाए तो पादप की कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है और जो कुछ कोशिकांग है वो पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में उनका अभाव होता है। फिर अंतर की जो है अगली बिंदु को देखें, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स। तो जो पादप कोशिकाएं होते हैं इनमें सेंट्रोसोम का अभाव होता है, अर्थात सेंट्रोसोम इनमें नहीं पाया जाता, जबकि पादप जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। पाया जाता है ना। ये जो सेंट्रोसोम है इसका काम क्या है? जब शरीर के कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कोशिका विभाजन जब होता है तो यही सेंट्रोसोम जो है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में जो है स्पिंडल्स फाइबर्स का निर्माण करने में मदद करते हैं। फिर अंतर के अगले बिंदु को देखें, लाइसोसोम्स। अगला आधार है लाइसोसोम्स। तो पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। ये भी अंतर हो गया। इसी प्रकार रिक्तिका, जंतु कोशिकाएं चूंकि स्वपोषी होते हैं, पादप कोशिकाएं जो है स्वपोषी होते हैं, इसलिए उनके द्वारा बनाए गए भोजन को संचय करने के लिए कुछ ना कुछ उनको एक आवरण की आवश्यकता होती है। तो आवरण की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करने के लिए उनमें रिक्तिका पाया जाता है जिसका आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, या पाया भी जाता है तो बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। ये भी एक प्रमुख अंतर है। इसके अलावा मध्यपट, अंतिम बिंदु है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। मध्यपट पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच जब कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो उस समय हमें ये देखने को मिलता है कि जब पादप कोशिकाओं का विभाजन होता है, पादप कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो इसमें मध्यपट का निर्माण होता है। मध्यपट का निर्माण होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में मध्यपट नहीं बनता। ये अंतर हो गया। अब हमें किसी जीव को जो है बाहर से देखकर बताना है कि वो पादप है या जंतु है, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन पादप है कौन जंतु है? कई बार ये होता है कि हम आपसे पूछते हैं पौधे को दिखाकर कि वो पादप है जंतु है, तो आप उस पर अंतर नहीं कर पाते। तो हम ये देख लें कि जिस
जीव का संरचना के कोई अंग जो है हरे रंग का दिखाई दे रहा है, जो स्थिर है, जो एक स्थान पर पहले भी था और आज भी वहीं पर स्थिर है, तो वो जो है क्या कहलाएगा? पादप कहलाएगा। और जो चल फिर सकता है या जिनमें जो विषमपोषी होते हैं या जिनमें इस प्रकार की संरचना नहीं पाया जाता, मतलब कोशिका भित्ति, हरित लवक इत्यादि नहीं पाया जाता, वो कहलाते हैं जंतु। इस आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये दोनों में अंतर करने के पश्चात अब हम देखते हैं कोशिका का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो संरचना जो बनता है उसके बारे में। या हम आज के डेट में मार्केट में एक रेडीमेड चार्ट अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है, उसमें जो हमें कोशिका के चित्र देखने को मिलता है वो चित्र जो है किसके द्वारा लिया गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो कोशिका का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना, कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी संरचना। अब हम यहां पर एक कोशिका को बनाते हैं। चलिए हम जंतु कोशिका बना देते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर उसके कोशिकांगों की सुरक्षा करने के लिए एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। यदि हम जंतु कोशिका को ड्रा करें, जंतु कोशिका का चित्र बनाएं, तो सबसे पहले कोशिका के सबसे बाहर एक स्तर पाया जाता है। जिस प्रकार हम जिस घर में रहते हैं उसके चारों ओर दीवार होता है, उसी प्रकार कोशिका के चारों ओर एक दीवार पाया जाता है या एक आवरण पाया जाता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो त्रिस्तरीय होता है, मतलब 3 स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके बाहर का स्तर और उसके अंदर का जो स्तर है, सबसे पहला स्तर और उसके सबसे अंतिम स्तर, ये 2 स्तर जो होते हैं वो प्रोटीन के बने रहते हैं और जो बीच का जो स्तर होता है वो फॉस्फोलिपिड का बना रहता है। साथ ही इसका कार्य भी हम बता देते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो होता है उसी तरह कार्य करता है जिस प्रकार बॉर्डर में जो तैनात पुलिस या जो सुरक्षा कर्मी जो है करता है। तो सुरक्षा कर्मी का कार्य क्या है? सुरक्षा कर्मी जो है, जो बॉर्डर में तैनात रहते हैं, वो उसी व्यक्ति को सीमा के इस ओर आने देता है या अंदर की ओर आने देता है जो उसके लिए या वो जो देश का हो या फिर जो उसके लिए उपयोगी हो। उसी प्रकार प्लाज्मा झिल्ली का काम है कि ये सेलेक्टेड पदार्थों को ही कोशिका के अंदर प्रवेश करने देता है। चयनात्मक जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को कोशिका के अंदर प्रवेश करने देता है, अनावश्यक पदार्थ को वो बाहर निकाल देता है। तो अब यहाँ पर एक घर बन रहा है। हमें मालूम है घर में लोग रहते हैं, है ना? वो लोग में से एक मुखिया होता है। तो यहाँ पर एक मुखिया जिसको कोशिका का केंद्रक कहते हैं, वो उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस या केंद्रक, और इसके चारों ओर जो आवरण है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच बीच में आप देख रहे हैं छोटे छोटे छिद्र हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर या न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर अर्थात न्यूक्लियर केंद्र की छिद्र। इसके बाद इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है कोशिका के अंदर जितने भी और कोशिकांग होते हैं उनकी जो है सुरक्षा करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक आवरण विहीन और संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य होता है जब कोशिका विभाजित होती है
तो कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका विभाजन के प्रथम चरण में केंद्रक का विभाजन होता है, और जिस समय केंद्रक का विभाजन होता है उस समय वो केंद्रक के जो भी कार्य होंगे उस केंद्रक के कार्यों का ये जो है केंद्रक के कार्यों को जो है संपादन करता है केंद्रिका। और केंद्रक का कार्य क्या हो गया, ये मुखिया है, कोशिका का मुखिया। और कोशिका का मुखिया अर्थात आपके परिवार का जो मुखिया होगा उसका क्या दायित्व होता है, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके कार्यों का नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है, मुखिया के द्वारा। उसी प्रकार कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों का पर जो है पूर्णतः नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है केंद्रक के द्वारा। तो ये हो गए केंद्रक। इसके बाद फिर केंद्रक के चारों ओर एक नलिकानुमा इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो नलिकानुमा जो संरचना है इन संरचनाओं को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये संरचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर भी होते हैं और केंद्रक की अंदर की ओर भी होते हैं, और इस पर जो है कुछ सूक्ष्म गोलाकार कण दिखाई देते हैं जो इस पर हमेशा चिपके हुए होते हैं। तो ये जो नलिकाकार जो संरचना है इस नलिकाकार संरचना को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। चूंकि यहाँ पर कुछ दानेदार संरचना हमेशा चिपका हुआ पाया जाता है इस नलिकानुमा की संरचना में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिनको राइबोसोम कहा जाता है। इस राइबोसोम के चिपके हुए होने के कारण इसकी जो संरचना जो होती है वो रफ हो जाता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी प्रकार कुछ नलिकानुमा संरचनाएं जो है कोशिका के परिधि भाग में जहां पर प्लाज्मा झिल्ली होता है उसके आसपास भी पाए जाते हैं, ये भी कहलाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि इसमें राइबोसोम्स के कण जो है नहीं चिपका हुआ होता इस कारण इनको जो है नाम दिया गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात उसको हम लिख सकते हैं ER। फिर इस कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उस द्रव को कहा जाता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे और भी कोशिकांग होते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा को जो है एटीपी रूप में कन्वर्ट करके एटीपी रूप में संरक्षित करना। फिर कोशिका में बहुत सारे इस प्रकार झागनुमा या बबल्स नुमा और भी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसकी खोज जो है गोल्गी नाम के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, इसलिए इनको नाम दिया गया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं या फिर इसी को गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। फिर इसमें कुछ ग्रंथिनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिसमें एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स भरा हुआ होता है। इन संरचनाओं को नाम दिया गया है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य होता है इस कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं यदि वो मृत हो जाएं तो उन कोशिकांगों का वो भक्षण कर लेता है और भक्षण करके इस कोशिका के अंदर के जो वातावरण है उस वातावरण को हमेशा बैलेंस्ड करके बनाकर रखता है। फिर इसमें कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स भी होते हैं, वो वैक्यूल्स स्पष्ट दिखाई नहीं देते जो कोशिका को जो है कोशिका के कार्यों पर कोशिका की जो क्रियाएं होती हैं उस पर मदद करते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य होता है कि केंद्रक से बाहर से प्रवेश करने वाले जो भी घटक हो या जो भी पदार्थ हो, या फिर केंद्रक के अंदर कोशिका के अंदर किंतु केंद्रक के बाहर जो पदार्थ संरक्षित है उनको उसके अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। फिर केंद्रक के अंदर जो है बहुत सारे इस प्रकार क्रोमैटिन्स फाइबर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियो प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो एक जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया चित्र है या उसका नामांकित चित्र या उसकी संरचना है। इसी प्रकार पादप कोशिका का नामांकित चित्र या संरचना बनता है। अब उसमें अंदर क्या होगा, इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली है उसमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति होगा जिसको सेल वॉल कहते हैं, और फिर फूड वेहिकल्स होंगे, और फूड वेहिकल्स के साथ साथ उसमें जो है हरित लवक या प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो वो दोनों में अंतर हो जाता है। तो अगला देख लेते हैं हम नामांकित चित्र पादप कोशिका का। ये तो हो गया जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। अगला देख लेते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका की जो संरचना होता है उसमें सबसे बाहर जो आवरण पाया जाता है वो आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। ये हो गया सेल वॉल या कोशिका भित्ति। इसके अंदर एक दूसरा स्तर पाया जाता है या दूसरा आवरण पाया जाता है, ये कहलाता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इस कोशिका के भी बीचों बीच दुई झिल्ली युक्त आवरण का कवर युक्त एक संरचना यह पाया जाता है जो कहलाता है न्यूक्लियस। और इसके अंदर आवरण विहीन एक और संरचना होता है जो कहलाता है न्यूक्लियो लश। इसके अंदर केंद्र के अंदर जो द्रव भरा रहता है ये कहलाता है न्यूक्लियो प्लाज्म। और केंद्र के बाहर जो द्रव भरा रहता है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। इस केंद्र के चारों ओर नलिकानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके परिधि भाग में नलिकानुमा संरचनाएं होती हैं, ये भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसमें जो है इसके कोनों पर इस प्रकार बहुत बड़े बड़े संरचना वाले जो है वैक्यूल्स होते हैं जिनको खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। फूड वैक्यूल्स। फिर इनमें जो है प्लास्टिड होता है, छलनीनुमा संरचना जिनको लवक कहते हैं। ये लवक तीन प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक।
इसके अलावा इनमें भी झागदार संरचना पाया जाता है। ये झागदार जो संरचनाएं होती हैं, इन झागदार संरचनाओं को गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहते हैं। ये हो गया। इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और जो माइटोकांड्रिया इसमें जो उपस्थित होता है या माइटोकांड्रिया जो पाया जाता है, इस माइटोकांड्रिया, ये माइटोकांड्रिया के अंदर कुछ दानेदार संरचनाएं होती हैं। इन दानेदार संरचनाओं को राइबोसोम्स कहते हैं। ये जो राइबोसोम्स का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, मतलब कोशिकाओं में जो प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है तो उस समय यही जो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब यहाँ पर एक सेल की जो मुख्य स्ट्रक्चर है, मुख्य जो उसमें वो संरचना है, उनका क्या फंक्शंस है, उसके क्या कार्य हैं, इसको इसी से चित्र से ही हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो कोशिका भित्ति होता है, एक कोशिका भित्ति पौधों में चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इनके द्वारा भोजन निर्माण किया जाता है। तो भोजन जब निर्माण किया जाता है तो उस समय कोशिका का जो तापमान है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए सेल्यूलोज का बना हुआ एक आवरण होता है जिसको हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल के नाम से जानते हैं। फिर प्लाज्मा झिल्ली का फंक्शन क्या होता है या कार्य क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वो सेलेक्टेड पदार्थों को या चयनात्मक पदार्थों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने देता है और अनावश्यक को बाहर रोक देता है। ये जो है अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य होता है इसका मतलब ये है कि ये विशेष प्रकार के कण वाले अणुओं को ही या पदार्थों को ही कोशिका के अंदर प्रवेश होने देगा। फिर केंद्रक जो है इसका कार्य, जैसे जंतु कोशिका के साथ आपने पढ़ा, केंद्रक का मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाओं का या कार्यों का नियंत्रण करना। केंद्रिका जो होता है वो उसके कोशिका के जब केंद्रक विभाजित होता है तो उस विभाजन के समय वो कार्य करता है, मतलब उसके कोशिका के कार्यों का निष्पादन करता है। फिर केंद्रक के चारों ओर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और उसके कोशिका के चारों परिधि भाग में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये पदार्थों को जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है क्योंकि वो नलिकानुमा संरचना होता है। फिर इनमें जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े जो किनारे में जो वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं फूड वैक्यूल्स। इनका कार्य होता है भोजन का संग्रहण करके रखना, मतलब भोजन जो बनता है उसको इसी वैक्यूल्स में जो है वो संरक्षित करके रखता है। फिर माइटोकांड्रिया का कार्य होता है, फंक्शन होता है। माइटोकांड्रिया जो है ऊर्जा, जब कोशिका भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा को के अतिरिक्त मात्रा को जो है एटीपी के रूप में संरक्षित करके रखता है और जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसी एटीपी को तोड़कर उस कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार राइबोसोम्स हो गया, तो राइबोसोम्स का मुख्य कार्य हो गया प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, 70S कॉन्फ़िगरेशन गुणांक वाला और 80S कॉन्फ़िगरेशन गुणांक वाला। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उनमें हमेशा 80S कॉन्फ़िगरेशन वाले गुणांक वाले राइबोसोम्स पाया जाता है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कोशिका के अंदर होने वाले जो उपभोज्य क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। ये समस्त कोशिकांगों के बारे में आप कोशिका की जो इसके अगला जो चैप्टर है उसमें इसका अध्ययन करेंगे। तो आज आपने कोशिका के जो संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत उसकी प्रस्तावना, कोशिका की खोज और केंद्रक की खोज, कोशिका की परिभाषा, फिर कोशिका का आकार व आकृति और कोशिका की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ा और कोशिका की, जंतु कोशिका और पादप कोशिका की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो संरचना है उसके बारे में पढ़ा। अगला इसके जो घटक हैं इनके बारे में आप नेक्स्ट कालखंड में, अगले कालखंड में पढ़ेंगे। धन्यवाद। बच्चों, अभी हमने
कोशिका के संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत पादप कोशिका, पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। वहां पर एक छोटी सी त्रुटि हुई है। एक केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाएं जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। उन नलिकाओं में राइबोसोम के जो कण हैं वो चिपके हुए होते हैं, जिसके कारण इसकी जो संरचना होती है वो रफ होती है। गलती से मेरे द्वारा इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया था। एक्चुअल में जो राइबोसोम जो होता है वो केंद्र के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, वो जो कि सही है। लेकिन चूंकि मैं इस स्ट्रक्चर को वहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गलती से माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया था, तो इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे।